हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक हो सभी लोग? रॉयल ग्रुप क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हमारा देश एक कोरोना संबंधित महामारी से गुजर रहा है, जिसमें आप लोगों के पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा है। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए बच्चों के मांग पर हम सोचे कि आप लोगों को इस छुट्टी में कुछ 10th और 12th के सिलेबस का ज्ञान दिया जाए। छात्रों ने पहले मेटलर्जी के बारे में कुछ जानना चाहा है, पढ़ना चाहा है। उनकी मांग के आधार पर, आप लोगों की मांग के आधार पर हम आपको मेटलर्जी की सिलेबस लेकर उपस्थित हैं। इस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको हम मेटलर्जी पढ़ाएंगे। हमें विश्वास है कि आपको पसंद आएगा, आपको मेटलर्जी का पूरा ज्ञान होगा। हाँ, मैं आपको केवल एकेडमिक ज्ञान नहीं दूंगा, मैं चाहूंगा एकेडमिक ज्ञान के साथ साथ आप कुछ कॉम्पिटिटिव ज्ञान भी लेते चलें। एक चीज मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, कुछ बच्चे आप लोगों में उत्तर प्रदेश बोर्ड से होंगे, कुछ ऐसे होंगे सीबीएसई बोर्ड से होंगे, आप लोगों में कुछ लोग हिंदी मीडियम से पढ़ रहे होंगे, कुछ अंग्रेजी मीडियम से पढ़ रहे होंगे। आपको मेरी सलाह है, आप किसी भी मीडियम के हों, चाहे हिंदी के हों, चाहे अंग्रेजी के हों, जब भी आप साइंस पढ़ें, मैथ पढ़ें, जो टर्म्स होते हैं, टर्मोलॉजी होती है, उसको इंग्लिश में ही पढ़ें, जानने का प्रयास करें। अपने विद्यालय में भी आप अपने अध्यापक से इतना कहें कि सर हमको जो टर्म्स हैं अंग्रेजी में बताया जाए, क्योंकि आप जब भी यहाँ से आगे जाएंगे, तैयारी करने जाएंगे, किसी नौकरी में जाएंगे, तो यदि आप इंग्लिश में आती रहेगी तो आप काफी पीछे हो जाएंगे। चलिए, ये तो एक सामान्य बातें हुई। हम आते हैं अपने विषय वस्तु पर। विषय वस्तु हम लोगों का है मेटलर्जी, धातु कर्म। आप देख रहे हैं कि मेटलर्जी मेटल से बना हुआ है, अर्थात जो कुछ हमारी विषय वस्तु है, जो भी हमें कुछ पढ़ना है, वह मेटल से संबंधित पढ़नी है। वास्तव में धातु कर्म क्या होता है, इसमें कौन कौन से पद आते हैं, क्या इसका मतलब है, ये तो हम आपको डिटेल में बताएंगे ही, आपको समझ में भी आएगा। तो चूंकि पहला शब्द इसका मेटल है, पहला वर्ड इससे बना हुआ है, तो हम चाहेंगे कि आपको पहले मेटल के बारे में बता दिया जाए। हाँ, जो बच्चे 10th पास कर चुके होंगे, 11th में होंगे, 12th में होंगे, उनको संभवतः मेटल के बारे में जानकारी होगी। लेकिन जो बच्चे 10th में होंगे, हो सकता है मेटल के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो। जो जानते हो उनके लिए भी, जिनको न जानकारी हो उनके लिए भी हम आपको मेटल क्या होता है, तत्व क्या होते हैं, मेटल की क्या क्या सामान्य गुण होते हैं, संक्षेप में बताने के बाद
तब आपको हम मेटलर्जी का बेहद गुण बताएंगे, जो एकेडमिक भी होगा और आपके कॉम्पिटिटिव भी होंगे। मैंने कुछ मैटर लिख रखा है, हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उतार लेना, लिख लेना इसको। हाँ, इतना आपसे जरूर कहना चाहूंगा, यदि आपको पसंद आएगा तो आप इसे लाइक भी करना, शेयर जरूर करना और बेल आइकन को, जो घंटी बनी होती है, उसको जरूर दबा देना। हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं। देखिए, मेटल क्या है, तो हम जानते हैं कि मेटल भी एक तत्व है, एक एलिमेंट है। तो मेटल जानने से पहले थोड़ा हमें जानना है एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट तो आप पीछे पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आप शॉर्ट में जाने एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है। तो कहते हैं एक ही प्रकार के परमाणु अथवा अणु से बने होते हैं, इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वर्ल्ड में, हमारे धरातल में सब मिला करके बहुत सारे तत्व हैं। लिथियम है, हाइड्रोजन है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सारे हैं, सोडियम है, आयरन है। तो कहा गया कि जो तत्व होते हैं एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, अर्थात तत्व कई तरह के तत्व छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम अणु कहते हैं अथवा परमाणु कहते हैं। अणु और परमाणु की भाषा अलग है, आप पढ़े होंगे, जानते होंगे, वहां नहीं जाना चाहते। इतने आप जानिएगा जो तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के अणु से अथवा परमाणु से बने होते हैं। चूंकि किसी भी तत्व की जो प्रॉपर्टी होती है, जो गुण होता है, उसके परमाणु पर डिपेंड करता है, परमाणु के आधार पर होती है। तो कहते हैं जब कोई तत्व है एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ है, तो इसमें बहुत सारे परमाणु होंगे जिससे एक तत्व बना होगा। सब परमाणु इसके समान हैं, अर्थात जितने इसके परमाणु होंगे सबके गुण समान होंगे। गुण इन द सेंस, आप जानते हैं गुण दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण, एक केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुण। चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो, जो तत्व होते हैं उनके समान होते हैं। जैसे मान लो कहते हैं आयरन है, एक लोहा है, सपोज दैट, और इसमें अगर एक परमाणु का गुण या इसके एक कण का गुण हम कहते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट 1000 सेंटीग्रेड है, तो जितने इसके परमाणु होंगे, जितने इसके एटम होंगे, सबकी मेल्टिंग पॉइंट 1000 ही होगी। हम कहते हैं अगर इसका एक अणु या इसका एक परमाणु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, जो क्षारीय होते हैं, जितने इसके कण होंगे, जितने इसके परमाणु होंगे, सारे जो ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, वो भी क्षारीय होंगे। अर्थात जो तत्व है जिस परमाणु से मिलकर बना हुआ है, सबके गुण समान होंगे, इसे हम तत्व कहेंगे। ये तत्व हमारे भूमंडल में धरती के अंदर से कई जगह से पाए जाते हैं। वास्तव में पृथ्वी के अंदर से तमाम तत्व पाए जाते हैं, जो 3 रूप में मिल सकते हैं। या तो वे मुक्त रूप में मिलते हैं अथवा संयुक्त रूप में मिलते हैं। ऐसे तत्व जिनकी
क्रियाशीलता कुछ कम होती है, वे तो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है वो संयुक्त अवस्था में भी कभी कभी मिलते हैं, लेकिन सामान्यतः वे मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे। कुछ तत्व ऐसे होंगे जो अक्रियाशील ज्यादा होंगे, मतलब क्रिया ज्यादा करते होंगे। अगर पृथ्वी के अंदर है ऐसे तत्व क्रियाशील ज्यादा है, तो किन्हीं दूसरे तत्व से वो क्रिया कर लेंगे और करके कोई एक कंपाउंड बना लेंगे, कोई यौगिक बना लेंगे, अर्थात वे संयुक्त रूप में बन जाएंगे, अकेले नहीं। ये तो तत्व की बात हुई। तत्व भी डिटेल में काफी लंबा चौड़ा चलेगा, लेकिन हमें बेस आना है मेटल पर। तो कहते जो मेटल है, जो धातु है, धातु एक तत्व होते हैं, धातु भी एक एलिमेंट होता है जिसके कुछ गुण होते हैं जो आपको बताना चाहूंगा। देखिए, कोई भी तत्व होता है, क्योंकि मेटल भी एक तत्व है, कोई भी एक तत्व होता है, वह 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, जैसा कि आप जानते हैं। कौन कौन सा है? तो कहते हैं एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन होता है। मान लो कहते हैं एक कोई एक तत्व है जिसका एक परमाणु है, एक अणु, एक एटम है, उसके बीच वाले भाग को हम नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, बाहर वाले भाग को हम कक्षा या शेल कहते हैं। ये शेल है, ये न्यूक्लियस है, नाभिक है। इलेक्ट्रॉन यहां पाया जाएगा, चक्कर लगाता है कक्षा में, सेल में। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसी नाभिक में या न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। जो कक्षा होती है बाहर, वो एक हो सकती है, इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती गई 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, इसको आप जानते हैं। तो जो बाहरी कक्षा होती है उसको हम आउटर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटर सेल या बाह्य कक्षा, या इसको वैलेंस सेल भी कहते हैं, या संयोजी कक्ष कहते हैं, कई नाम इसका होता है, वैलेंस सेल भी कहते हैं। अगर पहली प्रॉपर्टी देखा जाए वैलेंस सेल के बारे में, तो कहते हैं जो भी हमारे मेटल्स होंगे उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अथवा 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जितने मेटल्स होंगे, जैसे अगर लिथियम है उसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, उसके बाद उसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। बेरिलियम है 4 होता है, उसके बाद उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसी तरह से उसमें 2 होगा। एल्यूमिनियम है 13 होता है, इसके बाद उसमें 3 पाए जाएंगे। सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, 2, 8, 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैल्शियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 2 होगा, अर्थात इसके बाद कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एल्यूमिनियम है, इसका 13 होता है, इसके बाद कोश में 2, 8, 3 मतलब 3 होगा, बाद उसमें होगा। ये सारे हमारे मेटल्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद उसमें 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे अथवा 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। यही जब अभिक्रिया करते हैं तो जिसके बाद उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक को निकाल देता है, त्याग देता है। जिसके में 2 होता है वो 2 को त्याग करता है, जिसके बाद उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 का त्याग करता है और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। लेकिन इसमें
इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्या? हाइड्रोजन। चूंकि हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक ही एक होता है, उसमें एक ही सेल बनेगा, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। मैंने आपसे कहा जिसके बाद उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा अथवा 2 इलेक्ट्रॉन होगा अथवा 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ये मेटल्स होंगे। तो हाइड्रोजन के बाद उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या ये मेटल है? तो कहेंगे नहीं, ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है, अधातु। अर्थात ये अपवाद है, एक्सेप्शनल केस। अगर हम मेटल के फिजिकल स्टेट की बात करें, अर्थात उसके हम भौतिक अवस्था के बारे में बात करें, तो कहते हैं जितने मेटल्स हमारे होते हैं समांतर, वे ठोस अवस्था में अर्थात सॉलिड स्टेट के रूप में पाए जाते हैं, जितने होंगे। हाँ, इसमें कुछ अपवाद है, जैसे मरकरी है Hg, रूम टेम्परेचर पर जो रूम है इसका टेम्परेचर जितना है, ये लगभग लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। गैलियम है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो ये मेटल, लेकिन होता है लिक्विड फॉर्म। तो कहा जाए फिजिकल स्टेटमेंट, तो आप कहेंगे कि सामान्यतः जितने मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ अपवाद जैसे मरकरी है, गैलियम है, ये सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी देखा जाए अगर, तो कहते हैं जो मेटल्स होते हैं वो लस्टर देते हैं। लस्टर मीन्स चमक, विशेष प्रकार की चमक, शाइनिंग। जितने मेटल्स हमारे होते हैं उनमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। अगर किसी मेटल्स को हम पॉलिश कर दें, बिल्कुल चमक उसकी बढ़ जाती है। आप देखे होंगे आपके घर पर सोना होगा, चांदी होगी, लोहा होगा, सोना है चमकता है, आपने रब कर दिया थोड़ा सा और चमकने लगता है। आपका तमाम आप देखे होंगे खेती के फावड़े होते हैं या तमाम हथियार होते हैं जो लोहे के बने होते हैं, उसको आपने रगड़ दिया वो चमकने लगता है, शाइनिंग आ जाती है। ग्रेफाइट आता है, ग्रेफाइट देखिए ना, वो पेंसिल से बच्चे लिखते हैं, आप छील लेते उसको है, देखते उसमें रबड़ ड्रब कर दीजिए, उसमें एक चमक आने लगती है, उसको आप लिखते हैं चमकने लगता है। तो कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। एक्सेप्शन इसमें भी है, जैसे लेड, शीशा लेड आता है, लेड डल अपीयरेंस देता है। अगली प्रॉपर्टी हार्डनेस। जो मेटल्स हमारे होते हैं सामान्यतः वह नेचर में काफी हार्ड पाए जाते हैं, काफी हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। जैसे हम जानते हैं मरकरी लिक्विड फॉर्म में है, हार्ड होगा नहीं करेगा। हम कहते हैं गैलियम लिक्विड फॉर्म में है, ये भी हार्ड नहीं होगा। हाँ, सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा धातु है जो आप जानते हो ना किस ब्लॉक के पाए जाते हैं। अगर आप पढ़े हो अवसानी तो देखे होंगे कि शुरू में मेस ब्लॉक होता हमारा फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, इसमें आपके धातु की धातु होते हैं, उसमें सोडियम और पोटेशियम पाया जाता है फर्स्ट ग्रुप में। ये काफी सॉफ्ट होते हैं, काफी सॉफ्ट होते हैं, है तो सॉलिड लेकिन काफी सॉफ्ट होते हैं। सामान्यतः धातुएं हार्ड होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम काफी सॉफ्ट होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक की बात किया जाए तो सामान्यतः जितने भी आपके सॉलिड्स होते हैं उनके क्वथनांक और गलनांक बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन चूंकि मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है इससे गलनांक काफी
इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, या आप 1 नंबर में आते हैं कभी कभी। देखा जाए डेंसिटी के बारे में, देखा जाए घनत्व जिसे कहते हैं हम लोग। डेंसिटी मतलब क्या होता है? बहुत डेंस, स्पष्ट है। बहुत डेंस है मतलब कठोर ज्यादा होगा, बहुत नजदीक नजदीक जाना होगा। अगर डेंसिटी की बात किया जाए तो जो मेटल्स वाले होते हैं वो हाई डेंसिटी वाले होते हैं। डेंसिटी बहुत हाई इसकी होती है जितने हमारे मेटल्स होते हैं। एक्सेप्शन रूप में देखा जाए सोडियम है, पोटेशियम है, सॉफ्ट होते हैं काफी। इनको इतने सॉफ्ट होते हैं अगर चाहो आप तो एक चाकू से आप काट सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम। डक्टिलिटी की बात किया जाए, तन्यता की बात किया जाए, डक्टिलिटी मतलब तन्यता। जितने हमारे मेटल्स होते हैं उनसे हम एक वायर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। अगर चाहे हम कोई मेटल्स है, आप देखे होंगे तार के बारे में जानते होंगे, चाहे आपका घर बनता होगा उसमें तार का उपयोग होता है, बिजली का प्रयोग होता है उसमें तार का प्रयोग होता है। जितने तार होते हैं उसमें मेटल्स बने होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स हमारे डक्टाइल नेचर के होते हैं, तन्यता इसमें पाई जाती है, इससे हम तार बना सकते हैं। हाँ, जो गोल्ड होता है, गोल्ड मतलब सोना, Au, बहुत अधिक डक्टाइल होते हैं। अगर हम चाहें 1 ग्राम सोना ले लें तो उससे हम 2 किलोमीटर लंबी, कितनी? लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार को हम बना सकते हैं। तो कितना अधिक तन्य होता है? मेटल तो है लेकिन इसकी डक्टाइलिटी बहुत ज्यादा होती है। टंगस्टन आता है, टंगस्टन का आप इतना लंबा तार बना सकते हैं आपका आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, बहुत कम दिखता है, बहुत लंबा सा बना सकते हैं। ये सब अब होते हैं। अगली प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी में आघात वर्धनीयता। जैसे आप देखे होंगे किसी चीज को पीटा जाए हथौड़े से वो बढ़ता है, अगर पीटा जाए तो बढ़ता है। जितने मेटल्स होते हैं उनको अगर आप पीटेंगे उसमें कुछ वृद्धि होगी, पतली चादर हम बना सकते हैं। अगर आप लोहा ले लें, थोड़ा गर्म कर दें और उसको पीटते रहिए, देखेंगे अगर मोटा लोहा है तो चिपटा हो जाएगा। आप देखते हैं ना तमाम सीटें बनती हैं, लोहे की है, एल्यूमिनियम की है, सबकी कॉपर की है, तमाम सीट्स पतली पतली बन जाती है। सोने की है, लोग जेवरात पहनते हैं, कैसे बनाते हैं? पीठ के बढ़ाते हुए बनाते हैं। तो जितने आपके भाग होते हैं, मेटल्स होते हैं, वे सब मैलिएबल होते हैं, उसमें मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब आघात वर्धनीयता इसमें होती है। लेकिन सोडियम है, पोटेशियम है, पारा है, जिंक है, इसके अपवाद है। ब्रिटलनेस मतलब भंगुरता। जितने मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं लेकिन वह ब्रिटल होता है। भंगुरता क्या होती है, ब्रिटलनेस क्या होती है? हम कहते हैं किसी चीज को अगर पीटा जाए, उसको मार दिया जाए और वह टूट जाए, किसी चीज को मारा जाए और वह खंड खंड में टूट जाए, तो कहते हैं वह ब्रिटलनेस है, वो भंगुर है। तो जितने हमारे मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटलनेस होते हैं। जिंक ब्रिटल है और बाई को ब्रिटलनेस नहीं होते हैं। जितने हमारे धातु भंगुरता को उसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन जिंक जो होता है हमारा वो ब्रिटल होता है। अगला पॉइंट है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऊष्मा
और विद्युत का संचरण या कंडक्शन, जितने हमारे धातुएं होती हैं वे गुड कंडक्टर होती हैं, चाहे ऊष्मा की हो चाहे विद्युत के हो। आप देखते होंगे जो इलेक्ट्रिक हमारे घर में बहती है, चलती है, आती है, वो तार के माध्यम से आती है। क्यों? क्योंकि तार गुड कंडक्टर है। कॉपर बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है, कॉपर के तार लगाए जाते हैं। जो भी हमारे मेटल्स होंगे गुड कंडक्टर होंगे, लेकिन टंगस्टन वायर देखा जाए इसका एक्सेप्शन है। टाइप्स ऑफ आयन, जो हमारे मेटल्स होते हैं वे, चूंकि आपने यहां बताया था अभी, उनके बाहरी कोश में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है अथवा 2 होता है अथवा 3 होता है। जिनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं या 2 होते हैं या 3 होते हैं, वे अपने बाहर कोश के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, दान करते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, अर्थात वह आवेशित होता है और वह आयन बनाता है। तो जो दान करता है, डोनेट करता है, वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो हम कहते हैं मेटल्स हमारे जितने होते हैं वो 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, अर्थात वह पॉजिटिव आयन बनाता है। सारे जितने होते हैं पॉजिटिव आयन बनाते हैं, मेटल्स हमारे होते हैं। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होती है? हम जानते हैं कि तमाम एटम्स जो हमारे पाए जाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो तत्व पाए जाते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक परमाणु पाया जाता है, उसके एक अणु में एक परमाणु होता है। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं उसके एक अणु में 2 परमाणु पाया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं 3 परमाणु से एक अणु बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं 4 परमाणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं। तो जिस तत्व या जिस मॉलिक्यूल या जिस अणु में एक परमाणु केवल होते हैं उसको हम मोनोएटॉमिक कहते हैं, मोनोएटॉमिक। और जिसके अणु में 2 एटम होते हैं उसको हम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसके एक अणु में 3 एटम होते हैं उसको हम ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। 4 होता है तो टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कहते हैं सोडियम मेरा है, मोनोएटॉमिक है। क्लोरीन मेरा है, Cl2 आप देखते होंगे, Cl2 डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। कहीं भी आप देखते हैं O2, 2 O मिलकर के एक O2 बनाया है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ऐसे हमारा बनता है O3 ओजोन, 3 ऑक्सीजन मिलकर के, 3 एटम ऑक्सीजन मिलकर के एक अणु ओजोन बनाता है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ऐसे आपके मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, पेंटाएटॉमिक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कहते हैं जितने हमारे मेटल्स होते हैं, जितने मेटल्स हमारे हैं वो सारे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉन मेटल अगर होता, सिर्फ क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और कुछ ऐसे होंगे टेट्रा होंगे। लेकिन जितने हमारे ये मेटल्स, ये सारे मेटल्स मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। हम आते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड मतलब अगर मेटल को ऑक्साइड बनाया जाए, अगर मेटल ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है, रिएक्टिव मोड होता है, क्रिया तो करेगा ही। किसी मेटल को अगर ऑक्सीजन से क्रिया कर ले तो मेटल को ऑक्साइड बनाएगा। हाँ, जो मेटल की ऑक्साइड होते हैं समान तौर पर उनके गुण क्षारीय होते हैं, अर्थात बेसिक होते हैं। बेसिक का गुण देता है, क्षार का गुण देता है। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप हैं, जैसे
क्रोमियम का ऑक्साइड है CrO3, यहाँ कहते हैं मैग्नीज का ऑक्साइड है Mn2O7। इन सब के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। कुछ जैसे एल्यूमिनियम है, लेड है, जिंक है, इन सब के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, अर्थात इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों गुण पाए जाते हैं। दोनों गुण पाए जाते हैं। अब तक हम लोगों ने जो देखा मेटल्स के बारे में, कुछ प्रॉपर्टी तो देख लिए हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी कह गई है, तो उसको भी हम नहीं बताना चाहेंगे, जो काफी लंबा आपका हो जाएगा। हमें पढ़ना था मेटलर्जी, तो हम चाहे थोड़ा आपको मेटल के बारे में बता दें। तो जो मेन मुख्य प्रॉपर्टी मैंने कुछ आपको बता दिया, लेकिन जैसे मेटल्स वाटर से क्रिया करेगा तब क्या होगा, एसिड से क्रिया करेगा तब क्या होगा, कौन सा मेटल रिएक्टिव ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, ये सारी बातें जब हम लोग अवसानी पढ़े थे तो उसमें कुछ पढ़ा भी गया था। आगे पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको, डिटेल में चलेगा, वो मजा खूब आएगी। लेकिन चूंकि हमको पढ़ना मेटलर्जी, तो हम चाहते हैं उसके बारे में कुछ शुरू किया जाए। मेटलर्जी पढ़ने से पहले हम 2-3 टर्म्स हैं जिनको आज आपको मैं बता देना चाहता हूं इस वीडियो में, और मेटलर्जी पूर्ण रूप में आपको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक टर्म्स आता है इसमें है, आप जानिए, खनिज, मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है? जो मेटल्स हमारा होता है वह ओर से हम प्राप्त करते हैं, मिनरल से प्राप्त करते हैं। ये ओर्स क्या है, मिनरल्स क्या है, पहले इसको बता दें। तो कहते हैं कि जो कोई धातु हमारा होता है जो पृथ्वी के अंतर्गत पाया जाता है, वह पृथ्वी के अंदर किसी कंपाउंड में पाया जाता है, किसी यौगिक में पाया जाता है जो पृथ्वी के अंदर होता है। Metals are compounds which are found inside the earth crust which must contains some percent of metal। अर्थात पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले यौगिक जिसमें मेटल की उपस्थिति हो, खनिज कहते हैं। जो भी मेटल हम प्राप्त करते हैं, जो भी मेटल हम प्राप्त करते हैं वो खनिज से ही प्राप्त करते हैं। जैसे एक चीज आप तो देखे होंगे कि जेसीबी जो खुदाई करती है ना पृथ्वी से अगर जेसीबी कुछ चीज खोद रही है, कोई एक चट्टान मिला, कुछ हमको मिला वहां से, उसमें अगर मेटल है थोड़ा भी हो, पृथ्वी के अंदर का एक कंपाउंड, कोई एक भाग, कोई भी भाग, कुछ भी भाग हम खोद रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसमें अगर कहीं से मेटल उपस्थित है तो हम कह सकते हैं कि यह एक खनिज है। अर्थात जो भी पृथ्वी के अंदर से मिलेगा हमको कंपाउंड्स, चट्टान, रॉक्स, और उसमें खनिज की मात्रा अगर 0.1% है, 2% है, 3% है, 50% है, कुछ भी है, कुछ मात्रा में वो खनिज में, कुछ मात्रा में उस चट्टान में मेटल्स या धातु उपस्थित है, उसको हम खनिज कहेंगे, उसको हम मिनरल कहेंगे। अगर मैं आपसे सब पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं कि पृथ्वी के अंदर कार्बन पाया जाता है, पेट्रोलियम भी पाए जाते हैं, क्या ये भी खनिज है? हम लोग कहेंगे नहीं, पृथ्वी के अंदर तो पाया जाता है लेकिन इसमें धातु नहीं होती। अर्थात
ये खनिज नहीं है। अगर जो भी हम पृथ्वी के अंदर निकालें उसमें मेटल धातु की मात्रा कुछ भी मिल जाएगी तो हम कहेंगे ये खनिज है। लेकिन अगर यही खनिज जो पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं, यही कंपाउंड्स जो पृथ्वी के अंदर से निकाल रहे हैं, उसमें परसेंट ऑफ मेटल्स या मेटल की धातु की प्रस्तुतता अधिक है, तब खनिज तो है ही है, लेकिन तब इसका एक स्पेशल नाम दिया जाता है, तब उसे कहते हैं हम ओर्स या आयस कहते हैं। अगर पूछो ओर्स क्या चीज है, आयस क्या चीज है, आप बताएंगे क्या? ओर्स आर मिनरल्स, ओर्स भी एक खनिज होता है। ओर्स आर मिनरल्स कंपाउंड which contains high percent of metal, and metal can be extracted from its economically and easily। अर्थात ऐसे खनिज होते हैं जिसमें धातु की उपस्थिति, धातु या मेटल्स की उपस्थिति की प्रतिशतता ज्यादा होती है, हाई होती है। मतलब हम कहते हैं कि हम खनिज को निकालें, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा हमारा मेटल मिल रहा है तो वह अयस्क है, बहुत कम मात्रा में मिल रहा है तो वह खनिज है। हाँ, ये बात नहीं मालूम है कितना ज्यादा हम अयस्क कहेंगे, ये कहीं आप नहीं पाओगे। इतना कहा जाता है उसकी पाए जाने की प्रस्तुतता अधिक होती है, मतलब परसेंट ऑफ मेटल जिस खनिज में अधिक होगा वो मेरा अयस्क होगा। लेकिन परसेंट ऑफ मेटल कितना अधिक होगा इसका कोई मात्रा नहीं है। इसके लिए कहते हैं चाणक्य के साथ कहते हैं इतनी अधिक मात्रा में हो कि जो भी हम खुदाई करें, जो भी हम अयस्क हैं, उसमें इतनी अधिक मात्रा में हमारा मेटल हो कि जब भी हम एक्सट्रैक्ट करें मेटल को, जब भी उसको निकालें तो आसानी से निकल जाए और अधिक मात्रा में मिले, जिससे हमको इकोनॉमिकली घाटा न हो। मतलब लागत कम लगे और लाभ ज्यादा हो। ऐसे खनिज को, वह खनिज जिससे कम लागत में अधिक मात्रा में मेटल्स हमको मिल जाए, उसको हम अयस्क कहेंगे। मतलब अयस्क और खनिज दोनों एक ही चीज है। सारे खनिज अयस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे खनिज में परसेंटेज ऑफ मेटल ज्यादा नहीं पाए जाएंगे, उसमें बहुत कम पाए जाएंगे। और लेकिन जितने अयस्क हमारे होंगे उसमें परसेंट ऑफ मेटल ज्यादा होगा। तो हम कहते हैं सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। All ores are minerals, but all minerals are not ores। इसी मेटलर्जी में आप एक बड़ा महत्वपूर्ण टर्म्स पाओगे, गैंग या मैट्रिक्स। हम कहते हैं गैंग या मैट्रिक्स क्या चीज है, अभी आपको बेसिक ज्ञान लीजिए, तो कल हम डिटेल में फिर से इसको बताएंगे, मेटलर्जी पूरा पढ़ाएंगे अगली वीडियो। तो गैंग या मैट्रिक्स क्या होता है? हमें कहते हैं जैसे मान लो हम पृथ्वी के अंदर से यह एक खनिज निकाले, पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी में है क्या क्या पाया जाता है हम आप जानते हैं। अगर पृथ्वी है तो वहां मिट्टी होगी, वहां कंकड़ होंगे, वहां बालू होंगे, वहां चूना पत्थर होगा, वहां तमाम अशुद्धियां पाई जाएंगी। तो कहते हैं अगर हमारा एक खनिज है, ये
ये हमारा ओर्स है, इसमें तमाम अशुद्धियां मिली हुई है, कंकड़ है, पत्थर है, चूना का पत्थर है, ये सब मिले हुए हैं। इसी में थोड़ी मात्रा में हमारा ये मेटल है, ये मेटल हमारा है। बाकी जितनी मात्रा में सब है हम कहते हैं क्ले है, मिट्टी है, SiO2 क्ले, जिसको मिट्टी कहते हैं, कंकड़ है, पत्थर, ये सब मिले हुए हैं। ये जो हमारे मेटल्स हैं उपस्थित, इसके अलावा जो प्योर रूप में है, जो भी मिट्टियां मिली हुई हैं, जो भी अशुद्धियां मिली हुई हैं, जो अर्थली इम्प्योरिटीज है, यही सारे गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मैं कहूं अर्थली इम्प्योरिटीज विच आर प्रेजेंट इन मिनरल्स आर कॉल्ड गैंग, अर्थात मिनरल्स के या ओर्स के साथ साथ अर्थ की अशुद्धियां जैसे कंकड़, पत्थर, बालू, चूना पत्थर आज जो मिली होती हैं, इनको हम गैंग, मैट्रिक्स या इम्प्योरिटीज ऑफ अर्थ कहते हैं। इम्प्योरिटीज ऑफ अर्थ कहते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं आप बताओगे? पृथ्वी के अंदर से जो भी हमारा निकाला जाता है, जो भी पृथ्वी के अंदर से हम कोई भाग को निकाला, चट्टान को निकाला, उसमें अगर कहीं से मेटल की मात्रा है तो वह मिनरल है, नहीं तो नहीं है। ओर्स क्या होते हैं? ओर्स भी एक मिनरल होता है जिसमें मेटल की प्रतिशतता ज्यादा होती है। ज्यादा होने का सेंस क्या चीज है कि हम अगर मेटल्स को निकालना चाहें, ओर्स से मेटल को प्राप्त करना चाहें, कम लागत लगाएं, कम मेहनत करें और अधिक मात्रा में हमको आसानी से मेटल्स प्राप्त हो जाए, ऐसा जो खनिज होगा उसको हम ओर्स कहेंगे या अयस्क कहेंगे। सारे अयस्क मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स अयस्क नहीं होते हैं। इस बात को आप याद कर लीजिएगा, कहीं कहीं इसके बारे में कुछ पूछ सकता है। गैंग मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो कहते हैं जब भी हम अयस्क को निकालते हैं, अयस्क के साथ में जो हमारा प्योर मेटल्स है, प्योर मेटल्स के अलावा जो अर्थली इम्प्योरिटीज होती है, जो अर्थ की इम्प्योरिटी होती है, अशुद्धियां होती हैं, कंकड़ है, पत्थर है, चूना पत्थर है, क्ले है, मिट्टी है, ये सारे गैंग हमारे कहलाते हैं। जैसे मान लो ए वाला अयस्क है, दो भाग से बना होगा, क्या? एक प्योर पार्टिकल्स होगा, मतलब प्योर ओर्स, प्योर ओर्स। दूसरा इम्प्योर पार्टिकल्स होंगे, जिसको हम गैंग कहेंगे, अर्थात जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू, ये सब होंगे, इनको हम गैंग कहेंगे। तो आज हम लोगों ने इसको देख लिया। अगले वीडियो में आपको हम मेटलर्जी, पुनः मेटलर्जी किसे कहते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, इन सारी बातों को बताते हुए गैंग क्या होते हैं, मेटलर्जी में कौन कौन से पद आएंगे, क्या मेटलर्जी होती है, कैसे क्या होता है, पूरा आपको हम बताएंगे, आपको समझ आएगा। हाँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप उतार लीजिएगा।